वैसे तो 1192 में हुए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद से दिल्ली पर टर्किश या इस्लामिक रूल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। इसका टाइम पीरियड 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक यानी 320 साल का है। इस दौरान गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी नाम के 5 अलग अलग वंश का दिल्ली पर शासन होता है, जिसमें 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक, 1414 से 1451 तक सैयद और 1451 से 1526 तक लोदी वंश रूल करते हैं। गुलाम वंश दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश के सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। वहीं इसे हम गुलाम वंश के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका पहला शासक और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके अलावा गुलाम वंश को हम इलबारी या ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। 25 जून 1206 को राज्याभिषेक के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। ये 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से दास मुक्ति पत्र पाकर सुल्तान की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना केवल मलिक और सिपासलार के पोस्ट से ही अपना शासन चलाता है। अपनी दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला और पील बख्श यानी हाथियों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, साथ ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में भारत का पहला मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम बनवाया। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर तुर्क सरदार यानी नोबल्स ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। पर आराम शाह एक अयोग्य व्यक्ति था, जिस कारण अनेकों नोबल्स ने उसका विरोध किया और बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और शमसी वंश की शुरुआत की। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। साथ ही आगे चलकर ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से करा दी थी, जिस कारण रिश्ते में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली करी और कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। साथ ही इक्ता सिस्टम लागू किया, जिसके अंतर्गत सभी सैनिक और अधिकारियों को कैश में सैलरी दिए जाने के बजाय जमीन दी जाती थी। ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत की शुरुआत की, जिस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसने 40 तुर्क सरदार यानी नोबल्स के एक दल का गठन किया था, जिसे तुर्क के चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। सुल्तान के हर एक फैसले में इनका सबसे बड़ा रोल होता था, जिस कारण 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा काफी पावरफुल हो जाते हैं। वैसे तो इल्तुतमिश अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटी रजिया को सुल्तान बनाना चाहता था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद मर चुका था और छोटा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी के लायक नहीं था। लेकिन तुर्क सरदार और अमीर एक फीमेल को रूल करते हुए देख खुद का अपमान मानते थे, जिस कारण फिरोज शाह की मां शाह तुर्कन और कई तुर्क सरदार मिल फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर देते हैं, जिसके बाद रजिया अपने सपोर्टर्स की मदद से फिरोज शाह को मारकर खुद को सुल्तान घोषित करती है। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था और पुरुषों की तरह ही कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती थी और अपना शासन चलाती थी। साथ ही वे खुद ही सेना का नेतृत्व भी करती थी। लेकिन जैसा मैंने बताया, सुल्तान की गद्दी पर एक फीमेल का होना तुर्क के चहलगानी यानी चालीसा दल को हजम नहीं हो रहा था, जिस कारण 1240 में इन चालीसाओं ने षड्यंत्र से रजिया को गद्दी से हटाकर मोइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। इसके बाद 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर 1246 में नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। ये तीनों ही नाम मात्र के सुल्तान थे, इनके राज में वास्तविक पावर चालीसा के हाथ में ही था। वहीं 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु के बाद बलबन नाम का एक तुर्क सरदार सुल्तान बनता है और बलबनी वंश की शुरुआत करता है। इसने एक ओर तो खुद को तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में पेश किया, वहीं दूसरी ओर अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए सारे चालीसाओं को मरवाकर चालीसा दल के पोस्ट को ही पूरी तरह समाप्त कर देता है। अपने विरोधियों और विद्रोहियों के दमन के लिए इसने रक्त और लोह नीति को अपनाया, साथ ही गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली के लिए खतरा बने मंगोल का सामना करने के लिए बलबन ने ही एक शक्तिशाली सेंट्रलाइज सेना का गठन किया। बलबन की मृत्यु के पश्चात 1287 में मोइजुद्दीन केकुबाद को सुल्तान बनाया जाता है, जो सिर्फ शराब और शवाब में डूबे रहने वाला सुल्तान था। 1990 में मोइजुद्दीन केकुबाद के बेटे क्यूरमस को सुल्तान बनाया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी को इसका शाही बॉडीगार्ड नियुक्त किया जाता है। 3 महीने बाद ही जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान को मारकर खुद को सुल्तान घोषित कर देता है और इस तरह दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का राज शुरू होता है। खिलजी वंश
खिलजी वंश का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होता है जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता है, लेकिन इसका शासन सिर्फ 6 वर्षों का ही होता है। 1294 में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण कर सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर ढेरों संपत्ति प्राप्त करता है, जिस कारण उसके मन में सुल्तान बनने की इच्छा जागती है और 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी खुद को सुल्तान घोषित करता है। अपने विरोधियों और षड्यंत्रों को कुचलने के लिए अलाउद्दीन अनेकों नियम लागू करने के साथ ही अधिक से अधिक क्रूरता से पेश आया और विद्रोहियों और विरोधियों को उसके परिवार सहित खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, गुजरात जैसे कई राज्यों पर सैन्य अभियान चलाया। फिर इसके बाद अलाउद्दीन दक्कन और दक्षिण भारत के लिए भी सैन्य अभियान चलाता है। 1306 से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमण की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकरण के विरुद्ध था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद बगलाना पर अधिकार जमाए हुए था। वहीं दूसरा लक्ष्य देवगिरी था, जिसका रायकरण के साथ संधि था। फिर 1309 से 1311 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी के सबसे काबिल और भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। उसने पहला आक्रमण तेलंगाना के वारंगल पर किया था, जहाँ उसे वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा मिलता है। वहीं दूसरा आक्रमण का लक्ष्य द्वार समुद्र, माबर और मदुरै था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब मुसलमानों की सेना साउथ में मदुरै तक पहुंच गई थी। इन आक्रमणों से सुल्तान को काफी लाभ हुआ और मलिक काफूर भारी मात्रा में लूटे गए संपत्तियों के साथ वापस लौटा। वहीं अलाउद्दीन मंगोल आक्रमण को भी नाकाम करने में सफल रहा और नॉर्थ वेस्ट में अपने सेनापति गाजी मलिक को तैनात कर रखा था, जिसने कई मंगोल आक्रमण को नाकाम कर दिया। अलाउद्दीन ने उपज का कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया था और अपने भंडारों को अनाजों से भर लिया था। साथ ही मंडी में कौन सी वस्तुएं कितनी बिकेगी, इस पर भी उसका पूरा कंट्रोल था, जिस कारण अकाल जैसे समय में भी सैनिकों के भोजन में कोई कमी नहीं आई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनता है। ये दिल्ली का पहला सुल्तान होता है जो खुद को खलीफा घोषित करता है। 1320 में मुबारक शाह का अपना मंत्री खुसरो शाह इसकी हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित कर देता है और अपने आप को पैगंबर का सेनापति बताता है। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित एक मुस्लिम था, जिस कारण उसके शत्रु उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे देते हैं। जिसके बाद गाजी मलिक के नेतृत्व में खुसरो शाह से युद्ध होता है, जिसमें खुसरो शाह को मारकर गाजी मलिक खुद को सुल्तान घोषित करता है।